नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसा इस्तीफा पहली बार मैं सुन रहा हूं। हो सकता है इतिहास में हुआ हो, जिसमें कोई आदमी पहले बता दे भैया 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। हुआ है। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल के इस ऐलान के साथ बहुत सारी राजनीतिक अटकलबाजियां, अटकलपच्चियां शुरू हो गई हैं, जैसे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, केजरीवाल ने यह फैसला क्यों किया, इसके पीछे मकसद क्या है, बहुत सारी चीज़ें। आज हम इसको एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी और दूसरा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसके बीच से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया, पहली चीज़। दूसरा, इसका नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा, और ये आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए ये समय क्यों चुना, ऐसी कई बातें होंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान अब क्यों किया है। देखिए, केजरीवाल जब जेल में गए थे तो हेमंत सोरेन भी उसी के आसपास ही जेल गए थे। हेमंत सोरेन ने जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन केजरीवाल ने कहा मैं पद नहीं छोड़ूंगा। उनका अपना तर्क था कि भैया मैं अगर पद छोड़ दूंगा तो ये एक नज़ीर बन जाएगी, और नज़ीर बन चुकी है कि जिस आदमी को भी कुर्सी से हटाना हो उसके खिलाफ 4 मुकदमे लगाओ और उसके बाद में उसको जेल में डाल दो और उसके बाद उसका इस्तीफा हो जाएगा और बस बीजेपी की बल्ले बल्ले, जहां चाहो सरकार पलट दो। अरविंद केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा और वो जेल में भी मुख्यमंत्री बने रहे। ये अलग बात है कि जेल से वो सरकार नहीं चला पा रहे थे, आदेश जारी नहीं कर पा रहे थे। कुल ले देकर उनका एक आदेश आया था जिसका खंडन हुआ कि ऐसा कोई आदेश बाहर नहीं गया है। जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह के संस्मरण, उनको चिट्ठी नहीं लिखने दी गई, एलजी को पत्र नहीं लिखने दिया गया। जो नेता उनके मिलने जाते थे पार्टी के, दुर्गेश पाठक का जिक्र किया, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि वो अब मिल नहीं पाएंगे केजरीवाल से क्योंकि वो पॉलिटिकल बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस बीच में हुई हैं। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान क्यों किया? दरअसल जो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टी होती है कोई भी, और ख़ास तौर पर सत्ता में बैठने वाली पार्टी, उसके 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा और समय के साथ सामने आते हैं। जब चुनाव नज़दीक होता है तो पार्टी का कैरेक्टर अलग हो जाता है। पार्टी जनहितकारी, अत्यधिक मॉरल वैल्यू वाली, एक नेक्स्ट लेवल की समझदार पार्टी और ज़बरदस्त नैतिक पार्टी बन जाती है। यानी वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं, हमारा जीवन जो है वो जनता की सेवा के लिए है। ये छवि चुनाव आने से पहले कोई भी पार्टी बनानी शुरू कर देती है। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल को धोबी पछाड़ दे दिया जाए। जेल से कई लोगों का यह विश्लेषण था कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से बाहर आए। मैं भी अक्सर कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के बीच कुछ तो है। अब बाहर आने के बाद केजरीवाल ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले के जो इम्प्लीकेशन इलेक्शन पर दिखने वाले हैं वो ये दिखने वाले हैं। तो पहला तो ये कि चुनाव से पहले केजरीवाल अपनी एक छवि पेश करना चाहते हैं कि मैं बहुत ऊंचे नैतिक मानदंडों वाला आदमी हूं। देखिए, मैंने कहा कि अब दोबारा मुख्यमंत्री के पद पे बैठूंगा मैं तो जनता बैठाएगी तभी बैठूंगा, मैं अभी इस्तीफा देता हूं। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस्तीफा देते हैं और वो भी अपने पद पर नहीं बैठेंगे। तो भैया, जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा आपने क्यों करा दिया? सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो आपने उनसे इस्तीफा क्यों करा दिया?
और अपना नंबर आया तो क्यों नहीं दिया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन राजनीति में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। सीधी सी बात यह है कि अगर केजरीवाल ने पहले इस्तीफा दे दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत आसान काम हो जाता। आम आदमी पार्टी के अंदर एक पैनिक क्रिएट करना, पहले मीडिया कैंपेन चलाता, आप टूटने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता जो हैं, उसके विधायक हैं, दूसरे लोग हैं, उनको लोग अप्रोच करना शुरू कर देते और एक संख्या ठीक ठाक सी पार्टी तोड़ ली जाती, जो अभी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में काम आती। लेकिन ये मान के चलिएगा कि 62 विधायक अगर आपके हैं 70 में से, तो इतनी बड़ी तोड़फोड़ के लिए बहुत बड़ा डर भी जरूरी है विधायकों के अंदर। और केजरीवाल ने इस्तीफा ना देकर बीजेपी के उस प्लान को फेल कर दिया, जिसमें उनको जेल भेज के यहाँ पैनिक क्रिएट करके पार्टी में कुछ तोड़फोड़ कर ली जाती। जो पहले से केजरीवाल से रूठे हुए लोग थे वो जरूर एक दो इधर उधर हुए। तो एक तो मकसद केजरीवाल का ये था कि किसी भी तरह से मैं वो कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन इससे उसको नुकसान भी हो रहा था। नुकसान ये हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कैसा मुख्यमंत्री है, इसके अंदर नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। जब इसको जेल भेज दिया गया तब तो कम से कम पद छोड़ दे, क्या ये पदलोलुप आदमी है, ये सारी भी छवि बन रही थी। कम से कम विपक्ष बना रहा था और बड़ी संख्या में लोग भी इस बारे में बात करने लगे थे। अब आ रहा चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले अगर अपनी छवि को बहुत बढ़िया चकाचक नहीं बनाएंगे तो चुनाव में किस मुंह से जाएंगे। लोगों से लोग कहेंगे भाई तुम तो जेल में थे, अब अचानक जो वो भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है, अब अचानक आपको क्या हो गया। तो इलेक्शन से पहले इस्तीफा देके वो शहीद बन गए। आज उन्होंने बार बार अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से की अपने संबोधन में, और अब वो किसी और को बना देंगे। तो कारण मैंने बताया आपको, दो मोटे मोटे समझ में आते हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव से पहले अपनी वुल्गी वॉशिंग पाउडर करनी है पूरी की पूरी छवि। दूसरी चीज़ ये कि चुनाव से पहले कुछ नैतिक मानदंड स्थापित करना। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी परेशानियां चुनाव में खड़ी हो जाएंगी अगर केजरीवाल मजबूत बन के उभरता है। लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं जिस पे हम अभी आएंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि केजरीवाल के पीछे से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पहला नाम आता है सुनीता केजरीवाल का, कि भाई अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को बना देंगे, जैसे राबड़ी देवी को लालू जी ने बनाया था, और सत्ता पर पकड़ रहेगी वगैरह वगैरह। लेकिन राबड़ी देवी को जब बनाया था लालू यादव ने, तो उस समय पे वो वातावरण नहीं था जो आज है। आज उस प्रयोग के बाद में ज़्यादातर लोग ये मानने लगे हैं, ख़ास तौर पे वो मिडिल क्लास दिल्ली में जिसके ऊपर राज करना है केजरीवाल को, कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाना ठीक नहीं था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब ये दौर वो है जब चुनाव सिर पे हैं। चुनाव से 4 महीने पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम कोई भी समझदार नेता नहीं लेगा। तो सुनीता केजरीवाल बनेंगी, इसकी संभावना ना के बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज कि केजरीवाल को यह पता है कि कल के दिन मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है दोबारा जेल चला जाऊं, हो सकता है किसी और मामले में उठा लें। तो क्या होना चाहिए? लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो उनकी पत्नी को ओबे करे, यानी उनकी पत्नी अगर कोई सुझाव देती हैं तो उसका स्वागत करे। उनकी पत्नी जिस तरह आगे बढ़ बढ़ के अब पॉलिटिक्स में उनकी विजिबिलिटी आ रही है, दिल्ली में उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, हरियाणा चुनाव में जा चुकी हैं, तो वो उनकी पत्नी जो है उनका एक चेहरा दिखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो नाम लगता है, जब केजरीवाल जेल में थे तो जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने खड़ा करना चाहा वो थी आतिशी। आतिशी मारलेना नाम होता था जिसको उन्होंने बदल लिया है, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नाम रखा गया था वामपंथियों के दो पवित्र नाम हैं, मार्क्स और लेनिन, दोनों को मिलाकर एक सरनेम उनके पिताजी ने बनाया, जिसको उन्होंने बदल दिया चुनावी राजनीति के कारण। जिसके वोट जहाँ पर ज़्यादा वोट होते हैं उसके सरनेम को रखने से कुछ वोट मिल जाते हैं, भाई ये साडा बंदा है, साडा है। जैसे आशुतोष को कहा गया था कभी कि चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हो तो अपना सरनेम गुप्ता कर लो,
इससे यहाँ बनियों के वोट तुमको मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो आतिशी ने ऐसा नाम बदल लिया था। बहरहाल आतिशी का नाम ये माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आगे है मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे। एक तो वो महिला है, दूसरा उनकी छवि सौम्य है। वो किसी भी प्रकार से अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो वो उसमें भी एक शराफत होती है, मतलब वो कहीं भी उद्दंड नहीं होती हैं। तीसरा ये कि आतिशी की लॉयल्टी साबित हो चुकी है। जब केजरीवाल जेल में थे तो पूरे समय उन्होंने बाहर मोर्चा संभाले रखा, और 26 जनवरी को जब झंडा फहराया जाने था तो केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखी थी जिसमें एलजी को कहा था कि आतिशी को मेरी जगह झंडा फहराने दिया जाए। यानी केजरीवाल के दिमाग में कहीं ना कहीं आतिशी का नाम उस जगह पे है। आतिशी के साथ एक चीज़ और भी है कि वो महिला है, और दिल्ली में पंजाबी महिला अगर कुर्सी पे बैठती है मुख्यमंत्री की तो एक अपील बनेगी जिसको वो राजनीति में भुना पाएंगे। आतिशी किसी भी तरह से सुनीता केजरीवाल के लिए खतरा भी नहीं लगती हैं और सुनीता केजरीवाल का सम्मान भी करती हैं, तो कुर्सी पे बैठने के बाद उनकी बात भी मानेंगी। लेकिन आतिशी को लेकर कुछ चीज़ें हैं जिन पे अभी संशय है। जैसे कि जो भी अब मुख्यमंत्री बनेगा, केजरीवाल जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो आदमी दिल्ली के होने वाले चुनाव उसी आदमी की लीडरशिप में लड़े जाएंगे। यानी आतिशी बनेंगी तो आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पे। केजरीवाल एक विपक्ष के जुझारू नेता, एक्टिविस्ट, शहीद भगत सिंह की जगह वो अपने आप को जैसे रख रहे हैं, उस तरह के नेता के तौर पे मैदान में रहेंगे। सिसोदिया भी उनके साथ मैदान में रहेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। और जाहिर बात है वो पहले एक बार संकल्प ले चुके हैं कि मैं धरना नहीं दूंगा मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए। जब एक बार उन्होंने धरना दिया था रेल मंत्रालय के खिलाफ तो उन्होंने अपने आप को ये संकल्प लिया था। तो अब वो सड़क पे उतर पाएंगे, आंदोलन भी कर पाएंगे। जो दौर है आज का दौर जो राजनीति का है, उसके अंदर अब विपक्ष की इज्जत ज़्यादा है, सत्ता पक्ष वालों की इज्जत कम है। जो जितना सड़क पे उतर रहा है, जो झाड़ू है, मोदी जी से लड़ रहा है, उसको बेहतर तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। ये हाल के बहुत सारे घटनाक्रमों से साफ होता है। तो जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो केजरीवाल अधिक जुझारू हो पाएंगे। सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनको अलग अलग तरीके से फंसाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब कोर्ट अगर जमानत देता है और ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चलाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि एलजी एक सिफारिश करें केंद्र सरकार को कि भैया ये आदमी जो है ये तो कुछ कर नहीं सकता। अब तो कोर्ट ने भी रोक लगा दी है कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है और दिल्ली में सिचुएशन गड़बड़ हो गई है। और दिल्ली कैसे चलेगी? अगर मुख्यमंत्री ही नहीं होगा तो कैसे चलेगी? हालांकि मुख्यमंत्री को चलाने कोई दे नहीं रहा है, ये तो सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय ये कर सकता है, राष्ट्रपति ये कर सकते हैं गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को भंग कर दिया जाए, विधानसभा भंग कर दी जाए दिल्ली की। विधानसभा भंग करने का मतलब ये है कि अब सरकार गई और राज किसका आ गया? बीजेपी का आ गया। विधानसभा भंग हो जाएगी लेकिन राज बीजेपी का कैसे आएगा? ऐसे आएगा क्योंकि एलजी जो कुछ करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह करेगा। हमने पहले भी इसको देखा है दिल्ली में। दूसरा ऑप्शन यह है कि विधानसभा को सस्पेंडेड मोशन में डाल दिया जाए। सस्पेंडेड मोशन में इसलिए डालते हैं, अगर विधानसभा को रद्द कर दोगे तो 6 महीने में चुनाव कराना पड़ेगा, और अगर विधानसभा को निलंबित कर दोगे तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। अब ये सस्पेंड करते या
केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करते, दोनों ही स्थितियों में समस्या ये आने वाली थी कि आने वाले समय में जब दिल्ली के चुनाव फरवरी में आने वाले हैं, उससे पहले हरियाणा के चुनाव की प्रक्रिया है, नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसको केजरीवाल कैसे इम्पैक्ट करेगा, केजरीवाल का वहां पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर केजरीवाल आज की तारीख में सड़क पे आके बलिदानी, आक्रोशी, नौजवान, जनता के लिए लड़ने वाला गली गली घूमता है, तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या बढ़ने वाली है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो सरकार रद्द करे या ना करे, लेकिन केजरीवाल के सिर पे ये तलवार लटकी हुई थी, ये जब चाहेंगे तब सरकार भंग कर देंगे, मुख्यमंत्री में तब फिर भी नहीं रहूंगा। तो अब मैं अगर शहीद होके जाता हूं और मुख्यमंत्री नहीं रहता हूं, तो मैं मुकाबला कर पाऊंगा इनका, और मेरी छवि बेहतर रहेगी उस मुख्यमंत्री के मुकाबले जिसकी सरकार को रद्द कर दिया गया और जो बाद में विक्टिम कार्ड खेलेगा कि भैया देखो जी मुझे हटा दिया इन्होंने, आपने चुना तो उन्होंने हटा दिया। इस सब कहने से अच्छा है कि मैंने ये त्याग दिया, मेरे दामन पे दाग लगा दिया था इन्होंने, अब तो आप कहोगे तभी कुर्सी पे बैठूंगा। अब जनता कहेगी तभी कुर्सी पे बैठूंगा। अगर ये चुनाव और ज्यादा समय बाद होते तो केजरीवाल जी गली गली में जाके जनमत संग्रह करा लेते। तो सीन जो बना वो ये बना कि केजरीवाल को ये लगा कि भैया अब ये हटा देंगे मुझे, चुनाव सर पे है, बदनामी होती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है। तो केजरीवाल का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज दौड़ता है, आपने देखा होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज दौड़ता है और केजरीवाल का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज दौड़ता है। कुछ दिन के लिए लोकसभा चुनाव में बाहर आया था, ऐसे दो चीजें देके गया, एक तो मोदी जी के रिटायरमेंट की है, जो दूसरा योगी को हटा देंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की समस्या खड़ी होगी। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हारी हैं आप देख लीजिए। तो वो केजरीवाल अब फिर से फॉर्म में। अब मसला ये आता है कि क्या आने वाले समय में चुनाव नवंबर में होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही कि महाराष्ट्र के साथ हमारे चुनाव करा दो। अब सीन ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली के चुनाव जल्दी कराएगी, और कराएगी तो क्यों कराएगी। तो जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है कि केजरीवाल अगर नवंबर तक, अभी टाइम है हमारे पास, ज्यादा बड़ा मोमेंटम क्रिएट करते हैं तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन तब तो जाहिर बात है कि फरवरी में जाएंगे, कम से कम ये ठंडा हो जाए मामला। और अगर नहीं कर पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके लिए मुफीद टाइम है अभी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, अभी चुनाव लड़ेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो वो कूद भी सकती है। लेकिन केजरीवाल की उस काबिलियत को आप समझिए जिसमें उसने अपनी पार्टी टूटने से बचा ली। वो जाके जेल में होके आया और जेल से छूट के आया, और छूट के आने के बाद जेल गया तो इस्तीफा नहीं दिया, छूट के आने के बाद इस्तीफा दिया, यानी मैं खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं वाला स्टेटस उसने हासिल किया। तो ये पूरा का पूरा जो गणित है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि केजरीवाल बेहद शार्प तरीके से खेल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने चुनावों के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है, और उसको ये पता है कि जनवरी फरवरी में जब भी चुनाव आएगा उससे पहले मैं अपनी पार्टी को की पकड़ दोबारा से दिल्ली पे बना लूंगा। 70 में से 62 ना सही 50-45 तो मैं ले ही आऊंगा। बहुमत के लिए तो 36 चाहिए। तो ये तो उसको एकदम उसने बनाना माहौल शुरू कर दिया है। यानी दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इसके बाद भी नहीं आएगी, जो अभी तक सीन दिख रहा है। पार्टी को उसने इंटैक्ट रखा हुआ है, पद त्याग दिया है, अतिशी को एक ग्रेसफुल मुख्यमंत्री के तौर पे बिठा देंगे, खुद सड़क पे लड़ेंगे। एक पूरा कैनवास दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में क्या सीन होगा, ये तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा हरियाणा में केजरीवाल कैंपेन करेगा और कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करेगा। बोलेगा देखो मैं भी बीजेपी के विरोध में, तुम भी बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के खिलाफ जो भी वोटर है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में, 2 बार से सरकार है बीजेपी की,
तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो वोटर वोट करना चाहता है वो वोटर अगर मैं लड़ा तो बट जाएगा, और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने की गुंजाइश हरियाणा में दिख रही है वो गुंजाइश क्षीण हो जाएगी। हालांकि हरियाणा में जो स्थिति है वो ये है कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल 0.5% वोट भी नहीं लाए थे, 22 कैंडिडेट लड़ाए थे, सबकी जमानत जब्त हुई थी, और तो और उनकी जो हालत थी वो ये थी कि नोटा से भी कम वोट आए थे। तो बहुत जनाधार वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इस बार अगर हाई इंटेंसिटी के साथ में वो उतरता हरियाणा के चुनाव में मोदी विरोध के नाम पे, वो कांग्रेस का विरोध करे ना करे, 1% वोट अगर 0.5% 1% में भी कन्वर्ट होता है एंटी मोदी वोट और वो केजरीवाल को मिलता है तो समस्या बढ़ जाएगी। तो वो कांग्रेस को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि देखो भाई, दिल्ली में तुम हमसे लड़ोगे अगर, और त्रिकोणी संघर्ष हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दमदार रही है, शीला दीक्षित को हटाकर ही केजरीवाल आए थे, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है दिल्ली उसको वापस मिले। तो ये है कि भाई दिल्ली अगर वापस मांगोगे और दिल्ली में अगर हमसे लड़ोगे, हमारे वोट काटोगे, तो हम हरियाणा में तुम्हारे वोट काटेंगे, हम महाराष्ट्र में भी काटेंगे। और केजरीवाल जाहिर बात है जेल से आया है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण अटेंशन तो मिलेगा लोगों का, जब वो पब्लिक मीटिंग में जहां पे वहां पे जाएगा तो लोग केजरीवाल को सुनने जाएंगे, देखने जाएंगे, फैक्टर तो है। इसलिए हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी को इस डील के लिए मना ले कि हरियाणा में हम तुम्हारी बन जाने देते हैं, दिल्ली में तुम हमारी फिर से बन जाने दो। कांग्रेसियों के अपने सपने हो सकते हैं, संदीप दीक्षित के जैसे नाराज हो गए थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनकी वैसी सक्रियता नहीं है, वैसा दम नहीं है। ये जो चीज है ये एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कार्यकर्ता विरोध करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से समझौता करे। लेकिन जिताने के लिए क्या करना है, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट किसी कार्यकर्ता के पास कांग्रेस के नहीं है। ये लोग अपना सर्दी गर्मी जब मौसम आता है तो आ जाते हैं बरसाती मेंढक की तरह, उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। दिल्ली के कांग्रेसियों का एक हाथ है, एक आदमी है जो बहुत डायनेमिक है, उसको ला सकते हैं ये, और वो दिल्ली को अच्छी तरह समझता भी है और शीला दीक्षित का सबसे नज़दीकी आदमी रहा है, तेज तर्रार भी है और उसको दिल्ली की समझ भी है। वो आदमी है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा जिस दिन से दिल्ली में शीला दीक्षित आई थी वो उनका एक तरह से सबसे नज़दीकी एसोसिएट रहा है। जब तक शीला दीक्षित जीवित रही पवन खेड़ा उनके साथ रहा। उसके बाद प्रवक्ता के तौर पर उसने एक बेहतरीन पॉलिटिशियन की इमेज भी पेश की है। सिर्फ शीला दीक्षित का पिछलग्गू के तौर पर उसकी कोई इमेज नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति ने अभी जैसे प्रवक्ता के तौर पे और मीडिया प्रभारी के तौर पे भी एक बेहतरीन छाप छोड़ी है। उसका प्रोजेक्शन अगर होता है तो दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को वो जानता है। शीला दीक्षित लॉबी को पूरी की पूरी वो रीऑर्गेनाइज कर सकता है। वो एक चुनौती कांग्रेस की तरफ से हो सकती है केजरीवाल के लिए, लेकिन फिर भी 62 सीटें हैं 70 में से, उस केजरीवाल को नीचे लाना, गिराना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बदनामी केजरीवाल की करनी होगी। और इस लड़ाई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बीजेपी को निश्चित फायदा होगा। यानी दिल्ली की जीत केजरीवाल पक्की करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में ही सही केजरीवाल को दिल्ली में सपोर्ट करना पड़ेगा, भले ही वो उसके साथ अलायंस करे ना करे। हरियाणा में अगर जीतना है, हरियाणा में केजरीवाल डिस्टर्ब ना करे तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी निकल के आ रही हैं, जिनका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल का बाहर आना और ये सारे काम ये दिखा रहे हैं कि उसका कमिटमेंट दिल्ली के आने वाले चुनाव के लिए है। और जिस खूबसूरती से उसने ये पूरा खेल खेला है, ये जो बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बातें वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, वो गली गली जाकर कहेगा, सबको बताएगा। तो दिल्ली में केजरीवाल अपनी वापसी को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में उस तरह से कोई लीडरशिप भी नहीं है जो उस पार्टी को उस लेवल पे ले जा पाए। तो सीन एकदम स्पष्ट हो गया होगा आपको, आप समझ गए होंगे कि दिल्ली की राजनीति में कहाँ कहाँ क्या क्या गुंजाइश है। वीडियो अच्छा लगा हो, काम हमारा अच्छा लगा हो, लोगों को कहिए जुड़ें, वीडियो देखें। आप भी ज़रा जल्दी जल्दी वीडियो देखें। नमस्कार, जय हिंद।